हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 का 27 और 28 नवंबर का पेपर समाप्त हो चुका है। अब जो पेपर शुरू होगा ग्रुप डी का वो सीधे 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है, क्योंकि 29 नवंबर और 30 नवंबर को तो छुट्टी होने वाला है। तो साथियों, आज की इस क्लास में आपके पूरे साइंस, जीएस और करंट अफेयर का पेपर होने वाला है। यदि आपका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम बाकी है तो इस क्लास के 75 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले किसी भी शिफ्ट को आप क्रैक कर सकते हैं साइंस, जीएस और करंट अफेयर में, क्योंकि ये पूरे 6 शिफ्टों पर आधारित पूरा प्रश्न होने वाला है। तो आप अपने शिफ्ट में बैठने से पहले इन 75 क्वेश्चन को तैयार करिए और अपने पेपर को काफी अच्छी तरीके से क्रैक करिए। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया गया है, प्लस इस क्लास में आपके लिए एक अलग से पीडीएफ भी अवेलेबल हो चुका है, जिससे आपको काफी फायदा होने वाला है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जीएस, करंट अफेयर और साइंस के पेपर को तैयार करते हैं। इससे क्या होगा कि पूरे 45 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो फंजाई होते हैं। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गन्ने में लाल सड़न रोग ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? गन्ने में जो लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है वो याद रखिएगा कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसा कर रखता है? पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसा कर रखता है? तो वर्तिकाग्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो एरिल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए जीएस, करंट अफेयर और रीजनिंग का पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है मात्र केवल 50 रुपए में। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों, जितने भी 2 दिनों में 6 शिफ्टों में ग्रुप डी का पेपर समाप्त हुआ है, और जीएस में आपने देखा होगा कि जीएस में जो 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। तो इस भाई पीडीएफ में आपको पूरे लगभग 6 से 7 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर मिल जाएगा। आपको एक ही जगह केवल रिवीजन करके आप अपनी शिफ्ट में बैठ जाइएगा, 20 में से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पूरे सितंबर तक इसमें आपका पीडीएफ कंप्लीट होने वाला है काफी अच्छी तरीके से। रीजनिंग में भाई यदि आप इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे मैसेज करिए, स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए, आपको यह पीडीएफ तुरंत अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। ओके, यदि आपको चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करिए, पीडीएफ प्राप्त करिए केवल 50 रुपए में। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक कौन सा नहीं होता है? देखिए, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन तो बहुत जरूरी है, फास्फोरस भी भाई जरूरी है, लेकिन सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, विभा ज्योतिकी कोशिकाओं का विशिष्ट स्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? बताइए, विभा ज्योतिकी कोशिकाओं का विशिष्ट स्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो कोशिका विभेदन के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती हैं? तो साथियों, कौन से पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती है? तो याद रखिएगा दृढ़ ऊतक में होते हैं। डी ऑप्शन दृढ़ ऊतक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, डैश कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? बताइए, तो उनमें से कार्बन का एक अपरूप कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एक अपरूप नहीं होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? तो साथियों, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा मेडुला करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एसआई आधार इकाई नहीं है? तो किस विकल्प में एसआई आधार इकाई नहीं है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा आवृत्ति में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11। ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? बताइए, ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? तो वेग की दिशा में रहता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो कौन इनमें से धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो भाई बिस्मथ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 को हल करिए। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो याद रखिएगा, स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14। 1 वाट बराबर कितना होता है? तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्यों में श्वसन वर्णक कौन सा है? मनुष्यों में श्वसन वर्णक कौन सा है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16। बाएं से दाएं बढ़ती परमाणु संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? बाएं से दाएं बढ़ती परमाणु संख्या के अनुसार इनमें से कौन सा सही युग्म है? तो भाई याद रखिए, एक तो बेरिलियम है और एक बोरान है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे 1 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक हम आपको क्लास देने वाले हैं। पूरे लगातार पेपर होगा, एक भी दिन गैप नहीं होने वाला है, 1 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक। तो भाई आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ओके, क्योंकि आपको क्लास देना है। प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें शेयर कर दीजिएगा कि आपको एग्जाम किस तारीख को होने वाला है, क्योंकि आपके लिए क्लास भी हमें उसी तरह प्रोवाइड करना है। ओके, देखिए, वानस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का प्रजनन क्या कहलाता है? वानस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का प्रजनन क्या कहलाता है? तो उत्तक संवर्धन कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18। किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? तो भाई ब्लीचिंग पाउडर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19। तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो साथियों, तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो भाई दिए गए तापमान में 273 को जोड़ दीजिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो आर्किमिडीज ने किया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, इसे तैयार करिए। तो ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन उष्मारोधी नहीं है? तो इनमें से कौन उष्मारोधी नहीं है? तो चांदी नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। प्रायः द्रव में उष्मा अंतरण का प्रक्रम क्या है? प्रायः द्रव में उष्मा अंतरण का प्रक्रम क्या है? तो संवहन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो साथियों, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उष्मारोधी के रूप में कार्य करता है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ उष्मारोधी के रूप में कार्य करता है? तो प्लास्टिक करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25। यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो भाई याद रखिए, ऋणात्मक होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को हल करिए। गर्म बर्तन से उष्मा ह्रास के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? गर्म बर्तन से उष्मा ह्रास के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी होता है? तो विकिरण होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27।
किसी चालक की प्रतिरोधकता ये किस पर निर्भर करती है? तो साथियों किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। किसी यांत्रिक राशि को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि उपयोग की जाती है? तो साथियों जो यांत्रिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि उपयोग की जाती है वो भाई एक तो लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है और समय, इनको उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? तो इनमें से कौन सा मूल मात्रक है? तो भाई याद रखिएगा मीटर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। मानव शरीर के किस भाग में बिजली उपस्थित होता है? तो साथियों मानव शरीर के किस भाग में बिजली उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा छोटी आंत में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? तो साइटोकाइनिन होता है। ऑप्शन है, यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो भाई दोगुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो साथियों किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? तो दबाव कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में तो टोटल 2 कक्ष होते हैं, यानी 2 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है? तो वस्तु का भार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक सख्त आवरण विकसित करता है और धीरे धीरे पौधों में बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो साथियों कौन सा एक सख्त आवरण विकसित करता है और धीरे धीरे पौधों में बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो भाई बीजांड होता है। ऑप्शन है, आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले तो आप लोग अपना एग्जाम डेट बता दीजिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ग्रुप डी के पल अपडेट के लिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कॉल करिए। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भाई उत्परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो भाई डीएनए है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो साथियों मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो भाई याद रखिएगा सेरेबेलम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कॉल करिए। भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो भाई बीजांडसन के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 2 गैमेट की विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? 2 गैमेट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जाइगोट बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो साथियों इन विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54।
पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, पानी जो है मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो परासरण बोलते हैं। डी ऑप्शन परासरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो देखिए, सूर्य का प्रकाश तो जरूरी है, CO2 का जरूरी है, जल का तो भाई मेन है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है? ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो भाई श्वसन कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। विभाज्योतिकीय कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? विभाज्योतिकीय कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो भाई कोशिका विभेदन के कारण होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो भाई सोडियम कार्बोनेट। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? तो कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कॉल करिए। तो हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? बताइए, हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता था? तो साथियों, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता था? तो भाई स्वर्ण पदक जीते थे, याद रखिएगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। प्रथम भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी कौन है जिसने पैरालंपिक में गोल्ड जीता? बताइए भाई, प्रथम भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी कौन है जिसने पैरालंपिक में गोल्ड जीत लिया है? तो भाई हरविंदर सिंह है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। 18वां इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बना था? बताइए, जो इस बार का 2025 में 18वां इंडियन प्रीमियर लीग हुआ था, तो इसका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बना था? तो भाई याद रखिए, सूर्य कुमार यादव बने थे, जो मुंबई के प्लेयर है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। ICC क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की उप विजेता टीम कौन सी बनी थी? बताइए दोस्त, ICC क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की उप विजेता टीम कौन सी बनी थी? विजेता तो भाई भारत बनी थी, याद रखिएगा। तो दोस्त मेरे, न्यूजीलैंड टीम हारी थी भारत से, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिए, सवाल ऐसा भी आप सभी से पूछ देता है कि ICC क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था? तो भाई मैन ऑफ द सीरीज का खिताब तो रचिन रविंद्र ने जीते थे, जो न्यूजीलैंड का ओपनर बल्लेबाज था। लेकिन आपसे पूछ देगा कि ICC क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का सीरीज किसने जीता? तो भाई हमारे कैप्टन RR यानी रोहित शर्मा जी ने जीते थे, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहां पर आयोजित हुआ था? तो दोस्त मेरे, जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था 2025 में, यह हुआ था उत्तराखंड में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 56। टाटा स्टील मास्टर विजेता 2025 कौन बने थे? तो दोस्त मेरे, टाटा स्टील मास्टर्स विजेता 2025 कौन बने थे? तो R प्रज्ञानंद बने थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? बताइए, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने तो कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीते थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 58। 17वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी?
जो साथी 17 फिल्म फेयर अवार्ड था 2024 में, तो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो 12वीं फेल थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 59। आईफा यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? आईफा 2025 का आयोजन जयपुर के राजस्थान के जयपुर में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आज से जो रीजनिंग में 30 के 30 क्वेश्चन पूछा रहे, जितने भी आपके 6 शिफ्ट में लगातार वही सवाल पूछा गया है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का हम आपको क्लास मुश्किल से 10 से 15 मिनट का हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन जरूर से अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, जैसे क्लास समाप्त होगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। लॉरियंस खेल अवार्ड 2025 जिम्नास्टिक स्वीडन किसे दिया गया था? तो दोस्त मेरे लॉरियंस खेल अवार्ड 2025 वो भी जिम्नास्टिक स्वीडन किसे दिया गया था? तो आर्मंड डुप्लांटिस को दिया गया था। ऑप्शन है यहाँ से आर्मंड डुप्लांटिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 को हल करिए। 2025 में पद्म विभूषण कितने लोगों को प्रदान किया गया था? ये भाई कई बार सवाल पूछ रहे हैं पेपर में, तो कितने लोग को दिया गया था? तो सर जी 7 लोगों को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। एबल अवार्ड क्षेत्र गणित 2025 में किसे दिया गया था? एबल अवार्ड वो भी क्षेत्र गणित में 2025 किसे दिया गया था? तो मसाकी काशीबीरा को दिया गया। सी ऑप्शन मसाकी कासाबीरा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला 2025 में किसे दिया गया था? प्रित्जकर अवार्ड वास्तुकला 2025 किसे प्रदान किया गया? तो लियू जियाकुन को दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 64। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे प्रदान किया गया था? टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे प्रदान किया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65। 45वां 2025 आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? तो दोस्त मेरे जो 45वां 2025 आसियान शिखर सम्मेलन कंप्लीट हुआ, ये कहां पर हुआ था? तो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। एशियो सम्मेलन 2025 यानी संघाई सहयोग संगठन ये कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये तियानजिन चीन में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस वाले भाई आने वाले शिफ्ट के लिए इसे तैयार करिएगा, 1 नंबर देकर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को हल करिए। आसियान शिखर सम्मेलन 45वां 2025 कहां पर आयोजित हुआ था? आसियान शिखर सम्मेलन 45वां 2025 जो आयोजित हुआ था ये कुआलालंपुर मलेशिया में ही हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68। यूनेस्को सम्मेलन 47वीं बैठक 2025 कहां पर आयोजित हुआ था? तो दोस्त मेरे यूनेस्को सम्मेलन 47वीं बैठक 2025 कहां पर आयोजित हुआ था? तो सोफिया बुल्गारिया में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 कहां पर आयोजित हुआ था? तो 10वां रायसीना डायलॉग 2025 आयोजित हुआ था नई दिल्ली शहर में, भारत की राजधानी नई दिल्ली। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 70। भारत कलिंग सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ था? भारत कलिंग सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ था? तो मुंबई शहर में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 71। भारत में 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथियों भारत में 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइए? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत में 107वें नंबर का बन चुका है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 72। चर्चा में चल रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इस टाइम चर्चा में चल रहा है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 73। कब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो साथियों कब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का टारगेट रखा गया है? तो 2047 तक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 74। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? तो ये ब्राजील में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं 75 नंबर। विश्व बैंक के वर्तमान व प्रथम भारतीय मूल के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान और प्रथम भारतीय मूल के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा बने हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 75 क्वेश्चन आपके पेपर के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 75 क्वेश्चन में से लगभग कितना टारगेट हुआ, कितना आपका सही से स्कोर बना। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे और आप इन 75 क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। तो आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा। लगातार आप सभी के बीच क्लास आएगी, तो भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके प्लस नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। एक भी दिन आप क्लास को मिस नहीं करेंगे, एक बात याद रखिएगा। ओके, और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं रीजनिंग क्लास के साथ, क्योंकि रीजनिंग भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। 30 नंबर अकेला दे रहा है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको करा देंगे जो पेपर में हमेशा पूछ रहे हैं। ओके, तो आप नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।